हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ईवीएस यानी कि आपका पर्यावरण अध्ययन। इससे पहले कि हम 17 क्लासेज अच्छे से अटेंड कर चुके हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आकर अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस जो है अध्ययन पेंच की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट के द्वारा आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी इस सीरीज को स्टार्ट। ये फ्रेंड्स, करते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, यानी कि उस जानवर का नाम हमें यहाँ पर बताना है जिसके जो है आगे के दांत जीवन प्रयत्न बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्ली, गिलहरी, सांप और बाघ। तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है। कमेंट के माध्यम से आप अपने जवाब ज़रूर यहाँ पर जो है भेजें। तो चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गिलहरी। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जो गिलहरी होती है उसके सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए वस्तु को वो कुतरती रहती है, जिसके कारण उसके जो है दांत बढ़ना थोड़ा कम कर दे, लेकिन फिर भी उसके दांत जो है बढ़ते रहते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। केवल रानी मक्खी अंडे देती है। आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है सभी मादा मक्खी अंडे देती है। और लास्ट ऑप्शन आपका हो जाता है कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर जाती है। तो आपको सही जवाब यहाँ पर बताना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी इसके अंदर नहीं आएगा। तो बाकी के तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। यहाँ पर इस एक्ट के बारे में आपको बताना है कि 25 साल से अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर रह रहा है तो उसका जो मालिकाना अधिकार हो जाता है वो किस एक्ट के लिए किस एक्ट के द्वारा लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 एक्ट दिए गए हैं। वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से और लास्ट आपका हो जाता है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो फ्रेंड्स, आपका सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। यहाँ पर जो आपका सही जवाब इस प्रश्न का होगा। अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। एक व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है तो उसको जो है आपका जो एक्ट हो जाता है 2007, यानी वन एक्ट के अधिकार 2007 से लिया गया है। तो यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यह कानूनी आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। तथा जंगल को हटाया न जाने के कारण नियम बनाता है, यानी कि जंगल को जंगल ही रहने दी जाए, ये नियम भी इस पर जो है लागू हो जाता है। झूम खेती है। तो झूम खेती एक प्रकार की खेती करने का तरीका होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैव खेती है, काट या दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो यहाँ पर आपका जो है सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होगा मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए, जो झूम खेती होती है वो काट और दग्ध होती है। क्यों होती है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें खेती नहीं की जाती। इसी वजह से उसमें जो है बांस या जंगल उग जाते हैं, यानी कि घास वहाँ पर उग जाती है। अधिकतर वहाँ पर जो है आपको बांस की ही फसलें देखने को मिलती है जो खाली जगह पर उगती रहती है। उसे उखाड़ते नहीं है, सिर्फ गिराकर जला देते हैं। फिर जो राख हो जाती है उस पेड़ को जलने के बाद में तो उसको ना खाद के रूप में वहाँ पर फैला देते हैं, वो खाद का काम करती है। तो इसलिए यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है। तो भारत के पूर्वी उत्तर जो पहाड़ियाँ होती है उसमें आदि मानव यानी आदि जातियाँ जो होती है उनके द्वारा ये जो है फसलें उगाई जाती है। और ये फसलें आपके अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जो है ज़्यादातर वहाँ पर ये पाई जाती हैं।
रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध करने के लिए मिला था? 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्लेग पिस्सों से फैलता है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो जो ये मलेरिया आपका फैलता है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी मैं यहाँ पर। प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरस नामक वायरस के कारण आपका जो ये मलेरिया है यहाँ पर उसको फैलाने की बात की गई है। तो ये प्लाज्मोडियम फोल्सीफेरम नामक वायरस के कारण फैलता है। तो फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है? यानी कि सिनकोना एक तरह का पेड़ होता है तो उसके किस हिस्से का प्रयोग जो मलेरिया के उपचार में किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या फिर बीज? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उस पेड़ की जो है छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कुनेन एक ऐसी दवा थी जिसने मलेरिया के प्रकोप पर, मतलब जब मलेरिया का प्रकोप हो गया था तो उस समय जो है विश्व को, यानी कि जहाँ ये बीमारी फैली थी उसको राहत दिलाई थी। इस दवा के जो है अवयव वो सिनकोना के पेड़ से ही प्राप्त किए गए थे, यानी कि उसी के पेड़ से ही निकले थे। सबसे पहली बार जो है आपका इस सिनकोना के पेड़ से जो छाल से दवा बनाई गई थी उसका उपयोग किया गया था 1820 में, और आमतौर पर केरल में पाए जाते हैं ये पेड़। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, यानी कि सांप के जो दांत होते हैं वो जहरीले, स्पेशली जहरीले दांतों के बारे में बात की गई है। कसक, विषदंत, कृतंक, यानी कृतंक बोलते हैं आपके छेदक को, और लास्ट आपका हो जाता है सल्क। तो यहाँ पर 4 तरह के दांतों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो है जहरीले दांतों को कहा जाता है, यानी कि कौन सा नाम है जो जिन जहरीले दांतों को हम पुकारते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विषदंत। ये तो आपको नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, यानी कि विष जिन दांतों में विष पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे विषदंत। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सांप के जहरीले दांतों को बोलते हैं विषदंत बोलते हैं। इसका एक अलग नाम हो जाता है यमदूती, और मकरी भी इसको बोला जाता है, कराली भी बोला जाता है, और जो आपके कालरात्रि भी इसको कहा जाता है। मैं एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ। सांप के जहरीले दांतों को विषदंत, यमदूती, मकरी, कराली और कालरात्रि, ये सब इसके नाम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी कि जो जहरीले दांत होते हैं सांप के, वो जो है नुकीले ऊपर जबड़े में मौजूद संशोधित दांत होती है, यानी कि जो ऊपर का जबड़ा होता है उसके अंदर आपके दांत पाए जाते हैं, और सांप के काटने पर वे स्टोरेज जहर को इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि अपना जब सांप जो काटेगा जिस भी स्थान पर तो वहाँ से वे जो है उसके दांतों के जरिए से अपने जहर को फैलाना स्टार्ट कर देता है। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 तरह के सांप दिए गए हैं। दुबोइया आपका सेकंड हो जाता है अफाई, थर्ड हो जाता है भारतीय सैल अजगर, और लास्ट हो जाता है करैत। तो यहाँ पर बताना है आपको नेगेटिव, यानी कि जो जहरीला नहीं है उसके बारे में बात करनी है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सैल अजगर। जो बाकी के तीनों तरह के आपके सांप हो जाते हैं ये जहरीले होते हैं। तो जो भारत में सांप पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात यहाँ पर करेंगे डिटेल में। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके नाम हो जाता है सबसे पहले नाग, फिर आपका करैत हो जाता है, फिर दुबोइया, और एक थर्ड आपका जो है फोर्थ जो मैं बोलना चाहूँगी अफई। यानी कि 4 तरह के आपके सांप नाग, करैत, दुबोइया और अफई, ये चारों तरह के भारत में जहरीले सांप आते हैं। और जब ये सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहरीले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर भेजने का कार्य करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किस का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से जिसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। फीताकृमि, जौ, केंचुआ, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा अंकुश कृमि, जिसे आप हुक वर्म भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 केंचुआ। इस खाद को जो है केंचुआ खाद भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है बदबू नहीं होती, और जिसके कारण से मक्खी जो मच्छर होते हैं वो भी नहीं आते। सो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। ये
प्रश्न आपका देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सभी है, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं आया हो, लेकिन ये प्रश्न हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है आपके सीटेट एग्जाम में। कुछ ना कुछ थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे, लेकिन पश्मीना ऊन से संबंधित एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, तो इसको बड़ा ही केयरफुली आपको पढ़ना है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी या फिर एल्पेका। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये मिलती है आपको बकरी से। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। बकरी जो आपकी होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कुछ थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर देखिए, पश्मीना ऊन पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग आपको जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, उन बकरियों से मिलता है। यहाँ सर्दियों में तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। जो आपका पश्मीना शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर हीट आपको देता है। इसके अलावा जो है इतनी गर्म होने पर भी जो है इसकी मोटाई नहीं होती, बहुत बारीक होता है, और इसे जो है लद्दाख पश्मीना या फिर कश्मीरी के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर आपकी जो है बकरी है ये लद्दाख में यानी कि ठंडे स्थानों पर पाई जाती है। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2, NO। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है, और जो पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है, और यह सिगरेट जैसे प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों के दहन से भी उत्पन्न होती है। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है नैनो सिंचाई, माइक्रो लघु सिंचाई, फेमटो सिंचाई, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन हो जाता है ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रिप सिंचाई। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों में पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है उसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ पर जो ये सिंचाई की विधि है, इस सिंचाई को जो है जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुँचाया जाता है, यानी कि आपको हल्का हल्का यानी कि ड्रॉप करके जो है जड़ों तक पहुँचाया जाता है। इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। कहाँ से किया गया था फ्रेंड्स? इजराइल से किया गया था, और अब यह विधि सभी देशों में जो है लोकप्रिय हो गई है, सभी देश इस विधि को अपना रहे हैं। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो यहाँ पर उस पौधे का नाम बताना है जो कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है, फिर उसको अपना भोजन बना लेता है। कुसकुटा जिसे अमरबेल बोलते हैं, सूरजमुखी का पौधा, कैटस, या फिर घटपर्णी का पौधा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घटपर्णी का पौधा। जो आपका घटपर्णी का पौधा होता है वो कीटों को जो है जाल में फंसाता है और अपना भोजन बना लेता है। और जो आपके पौधे ये दलदली या अधिक नमी वाले जगहों पर उगते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है, यानी कि जब आप फ्यूचर के लिए पानी को स्टोर करेंगे तो उसको यहाँ पर बोला गया है कि उसको आप क्या बोलेंगे? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, या फिर वर्षा के पानी का संचयन करना। तो यहाँ पर संचयन करने को इंग्लिश में बोलेंगे हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर चलिए इसका जवाब आपको जो है बताना है, बताइए कौन सा जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन का जो है इस क्वेश्चन का आपका जो है जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डी। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? यानी कि कुछ बीमारियों के नाम आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन में अभी दिखाने वाली हूँ, तो उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है मच्छर के द्वारा यहाँ पर फैलता। मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो यहाँ पर आपको उन रोगों को छांटना है जो मच्छरों से फैलते हैं। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका मलेरिया हो गया, और इसके बाद आपका डेंगू, और फिर चिकनगुनिया। ये रोग जो मच्छरों से फैलते हैं। निमोनिया आपका मच्छरों से नहीं फैलता। सो फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर एक बड़ा सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हम डराने वाला क्वेश्चन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है सिर्फ देखने में बहुत ही भयानक से लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है, यानी कि इस बात को लागू करता है?
शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें, वे अनुशासन करें। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, सामपट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें सीखने को कहता है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देता है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करें। और लास्ट ऑप्शन आपका हो जाता है कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो आपको जो है बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक टैग वर्ड पर आधारित जो है वीडियो बना रखी है, उसको जो है मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए होता है। तो वहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के लिए आप कौन से रूल लागू कर सकते हैं, कौन से नहीं, जिसके लिए आपका टैग वर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फ्रेंड्स आप एक बार उनको देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने के को कहते हैं। इनमें से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? तो आपको ऑप्शन दिए गए खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेल से संबंधित मूल्यों का विकास, फिर आपका हो जाता है कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसा खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, और लास्ट आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो यहाँ आपको सही जो है ऑप्शन चुनना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के अंदर क्या दिया गया, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे वो खेलेगा तो उसके अंदर का जो है मेंटली डेवलपमेंट उसका होगा, जिससे लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसा खेल, यानी कि कोई भी खेल उसको लड़के और लड़कियां इक्वली खेल सकते हैं, समान उसको अवसर यहाँ पर दिए जाते हैं और एक टीम की भावना उसके अंदर जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होती है? यानी कि जो आपकी प्राइमरी क्लासेज होती है उसके अंदर ईवीएस पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? व्याख्यान विधि, चौक एवं टोक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग या मग की विधि। तो यहाँ पर आपका जो है सबसे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण विधि। देखिए व्याख्यान विधि बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, प्राइमरी स्कूलों में लागू नहीं की जाती। और फिर आपकी जो आ जाती है चौक व टोक विधि, यानी कि इसके द्वारा भी आप जो है प्राइमरी के बच्चों को नहीं जो है पढ़ा सकते हैं, लेकिन ईवीएस के लिए चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर हमें खास स्पेशली ईवीएस की समझ के लिए क्या चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी वो हमें यहाँ पर बताना था। तो जाँच विधि इसके अंदर अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही जो है बताना है आपको। इन चारों ऑप्शन में जो सही बैठेगा उसको यहाँ पर आपको चुनना है। तो पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शन। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। सेकंड आपका हो जाता है किसी दूर दराज परिचित स्थान पर जाना। थर्ड आपका हो जाता है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। और लास्ट आपका हो जाता है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो यहाँ पर बताइए आपका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर जो है ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस बात के बारे में बात करेंगे कि ये सही क्यों होगा। देखिए इसमें दिया गया है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। जब भी हमें किसी पिकनिक के लिए जाना होता है या फिर हम किसी बाहर जगह पर घूमने जाएंगे तो हम उसके बारे में ऑलमोस्ट नॉलेज लेके जाएंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है, किस डायरेक्शन में आपका पड़ता है, जहाँ से आप जा रहे हो कितने किलोमीटर की दूरी पर है या फिर कितना टाइम वहाँ पर लगने वाला है। तो सभी चीज़ों की जानकारी हमको जो है वहाँ की रखनी होती है। यही आपका जो है स्पेशली फैक्ट इस क्वेश्चन पर बेस हो जाएगा और इसी चीज़ की जानकारी इस क्वेश्चन से मांगी गई थी। एक ईवीएस की कक्षा में एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यानी कि जो आपकी क्लास है बिल्कुल हैप्पी होनी चाहिए जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेकर सीखे। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, यानी कि जैसा शिक्षक बोलता है वैसे बच्चे करते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित हो, यानी कि बिल्कुल टीचर का जो है यहाँ पर व्यवहार बिल्कुल सख्त दिखाया गया है जिससे वो सिर्फ लिखने पर ही फोकस
करते रहें। आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एंड आपका क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। फिर आपका आ जाता है लास्ट ऑप्शन सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इस प्रश्न का आपका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो वे अवलोकन भी करेंगे, यानी उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करेंगे, फिर उसको एक्सप्लोर भी करेंगे और वे क्वेश्चंस भी अपने जो है पूछेंगे और कुछ एक्टिविटी भी जो है अपनी करके दिखाएंगे, जिसके जरिए हमें महसूस होगा, यानी कि टीचर को नॉलेज मिलेगी कि बच्चा सीख रहा है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए किस वंश वृक्ष का एक उपयोगी उपकरण है? यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। थर्ड आपका हो जाएगा यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंध के बारे में है। और लास्ट आपका हो जाएगा यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बच्चों में जो विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष का उपयोग उपकरण है। वंश वृक्ष से यहाँ पर तात्पर्य है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, यानी कि उनके द्वारा आप किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं ना कि ये तो हमारे खानदान में है चीज़ें, इसी कारण हमें भी आ गई, तो वो चीज़ यहाँ पर पुटअप की गई है। तो उसके बारे में बताना है कि क्योंकि ये अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों में आपसी संबंधों के बारे में बताता है, जिसे कहते हैं ना ये आदत उससे लगी मुझे, ये आदत परिवार के उस व्यक्ति से मिली, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम परफेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ईवीएस में आकलन का संकेतक है, यानी कि आपको जो है ईवीएस किस लिए पढ़ाया जाता है उस चीज़ के बारे में जो है यहाँ पर बताना है कि असाइनमेंट जो आपका असाइनमेंट होता है ईवीएस के अंदर वो किस लिए होता है, किस चीज़ की तरफ आपको इंडिकेटर करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना या फिर सूची बनाना। तो यहाँ पर जो है ईवीएस का जो एक पढ़ाने का आपको रीज़न होता है वो आपका हो जाता है चर्चा करना, यानी कि आपको जब भी कोई समस्या दिखाई देगी तो आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत, यानी कि आपके जो मैप होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यानी कि जब आप कक्षा 3 के विद्यार्थियों को मानचित्र पढ़ाएंगे तो उसके लिए किस तरह की एक्टिविटी सबसे उपयुक्त होगी। तो उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहेंगे या फिर उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहेंगे, और थर्ड आपका हो जाता है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनवाने को कहेंगे, और लास्ट उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि वो उसी रास्ते पर डेली जाते हैं, उसकी नॉलेज है, चीज़ों को देखते हैं, तो ये सबसे यहाँ पर सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है उनको पढ़ लेते हैं, तब यहाँ पर इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिया गया है विद्यार्थी कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं, यानी कि एक लिस्ट बना कर लाए जानवरों की। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाता है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर लेकर जाएंगे प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, जिससे उनको प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जब बच्चा सामने चीज़ों को घटित होते देखता है, यानी कि सभी चीज़ों को अपने प्रत्यक्ष वो फील करता है, उनको देखता है, तो उससे अच्छा कोई सिखाने का तरीका हो ही नहीं सकता। तो प्रत्यक्षीकरण सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधियों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर जो है कुछ मेथड दिए गए हैं, उनको आपको उनके सीरियल वाइज बताना है। आपका पहला जो है नंबर कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, थर्ड, ऐसे स्टेप वाइज आपको यहाँ पर इनको लगाना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना। सेकंड आपका हो जाएगा परिकल्पना प्रस्तावित करना। थर्ड हो जाएगा प्रश्न पूछना। फोर्थ हो जाएगा अनुमान का परीक्षण करना, और फिफ्थ आपका अनुमान लगाना, और लास्ट प्रेषण करना।
तो यहाँ पर ये आपके 6 ऑप्शंस आपको दिए गए, यानी कि 6 स्टेप इसके अंदर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है कि पहला स्टेप हमारे यहाँ पर कौन से होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम एक जो है मेक एन ऑब्जर्वेशंस, यानी कि किसी चीज़ को देख के सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। तो छठा नंबर आपका जो है ये पहले आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका 6 आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर आपका जो प्रश्न पूछना। जब किसी चीज़ को देखेंगे तभी उसके बाद हमारे मन में जो है उसके डाउट्स निकल कर आएंगे, यानी कि हमारे अंदर एक क्वेश्चन पूछने वाली चीज़ निकल के आएगी, यानी कि जब आप समस्या देखोगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे। तो 6 के बाद आपका 3rd हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है परिकल्पना प्रस्तावित करना, यानी कि फिर आप उसके बारे में सोचोगे। जब प्रश्न पूछोगे यानी कि समस्या मिलेगी तो उसका हल आप निकालने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा 2nd। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो अनुमान लगाना, यानी कि फिर एक अनुमान सोचोगे कि इस तरीके से करूँगा तो शायद इस समस्या को समाधान की तरफ मैं ले जा सकूँ। तो फिर आपका हो जाएगा 5। उसके बाद आप देखेंगे हमारा 6 हो गया, 5 हो गया और 3, 2 अब बच जाते हैं हमारा 1st और 4th। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम 4th को, अनुमान का परीक्षण करना, यानी कि फिर जब हम उस चीज़ को लागू करेंगे तो देखेंगे कि सही बैठा या फिर गलत हुआ। तो यहाँ पर फिर आपका 4th आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको जो है परिणाम, यानी कि लास्ट में हम उसका जो है रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाए। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक रहेगी, यानी कि कौन सा सुझाव यहाँ पर बेस्ट होने वाला है उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें वह लेख पढ़ने के लिए देना। 2nd आपका हो जाता है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। 3rd आपका हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। और लास्ट आपका यहाँ पर हो जाता है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता का भाषण देना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी अभ्यारण्य से अवलोकन के लिए ले जाना। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए जाना। जब बच्चे को आप अभ्यारण्य यानी कि किसी पार्क में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर बच्चा देखेगा और खुद जो है चीज़ों को ईजिली समझ पाएगा। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उसे अतिरिक्त समय दें, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, या फिर आपका लास्ट हो जाता है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 4, यानी कि कुछ विशिष्ट सामग्री का उसके लिए प्रयोग करना होगा, क्योंकि वो अधिक जिज्ञासा रखता है और जिससे वो अधिक चीज़ों को ऑब्जर्व भी यहाँ पर करता है। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। 2nd आपका हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। 3rd सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। और लास्ट आपका हो जाता है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसके अंदर आपका साइंस भी आ जाता है, इसके अंदर आपका सोशल साइंस भी आ जाता है और इन्वायरमेंट तो इसके अंदर है ही। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधि मानी जाती है। कौन सा या से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है, यानी कि जो आप नाटक करके बच्चों को सिखाते हैं वो किस लिए सबसे उचित है, ये कारण हमें यहाँ पर बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल करती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी को मजबूत करती है। फिर आपका 2nd हो जाता है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहती है, यानी कि जब वो चीज़ अपने सामने देखते हैं होते हुए घटित होते हुए देखते हैं तो वो उनके माइंड में अधिक टाइम के लिए सेव रहती है। इसके अलावा आपका 3rd ऑप्शन हो जाता है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। आपका जो याद करने वाला आपका यहाँ पर वर्ड हो जाता है, ये हो जाता है आपका निगेटिव, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अब पढ़ेंगे 2nd ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। व्याख्या करना यानी कि लेक्चर मेथड का प्रयोग कभी भी प्राइमरी लेवल पर नहीं किया जाता, तो ये भी आपका कट हो जाएगा।
थर्ड आपका आ जाता है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। और लास्ट हमारा होता है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो प्रतिक्रिया देने वाला भी आपका जो है गलत यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने इजीली कैसे ढूंढ लिया, जब आप टैग वर्ड पढ़ोगे तो आप भी इस तरह ही आसानी से अपने प्रश्न के उत्तर को ढूंढ पाएंगे। तो फ्रेंड्स टैग वर्ड्स ज़रूर पढ़ना है आपको, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही जो है क्वेश्चन सीरीज को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।